तो चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चैप्टर 1 रिसोर्स में हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको ह्यूमन बींग्स ही टेक्नोलॉजी लगा के इन्वायरमेंट को इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स ना हो तो वो कैसे डेवलप होगा, राइट? तो सिमिलरली और जो ह्यूमन बींग्स है वो खुद भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, राइट? इवन मान लो आपका एक लैंड है, वहाँ पे फ्लड आ गई, राइट? और जब वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग है ही नहीं तो उसको एक डिजास्टर कैसे कंसीडर करेंगे? तब तो हम उसको डिजास्टर नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिजास्टर होता क्या है, जब आपका लाइफ और जो प्रॉपर्टी है उसका जब नुकसान होता है उसी को तो हम डिजास्टर बोलेंगे ना। तो इस सेंस में तो डिजास्टर हुआ ही नहीं। जो पॉपुलेशन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज में, राइट? इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल द एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व। ऑब्वियसली बात है, हम डिजास्टर को देख रहे हैं तो डिजास्टर कब? जब ह्यूमन बींग्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। रिसोर्सेज का यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाकी इन्वायरमेंट को, बाकी एलिमेंट्स जो है अर्थ पे उसको स्टडी कर रहे हैं, और पॉपुलेशन की वजह से ही बाकी जो एलिमेंट्स है उनका सिग्निफिकेंस है या उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। वरना सब कोल है वो क्या है भाई, एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है। जब तक टेक्नोलॉजी ही नहीं है, रिसोर्स को, कोल को रिसोर्स किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, राइट? तो जो रिसोर्सेज हैं, जो कैलामिटीज हैं, जो डिजास्टर्स हैं, इन सब का जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही तो है। Their numbers, distribution, and growth characteristics या qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. सिंपल सी बात है। ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूसर्स हैं और वही कंज्यूमर्स हैं अर्थ के रिसोर्सेज के। अर्थ के जो रिसोर्स है उसे कंज्यूम कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। प्रोड्यूस कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। कोल है, उससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक रिसोर्स है, प्रोड्यूस भी हम कर रहे हैं और यूज भी हम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो भी ह्यूमन बींग्स हैं और जो कंज्यूमर है वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री। ये जानना बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब रिसोर्सेज हैं, एक कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसको किस तरह से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जानना जरूरी है ना कि लोग हैं कितने देश में, कहाँ पर वो रहते हैं, और हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, और क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है? जो नई पॉपुलेशन आ रही है, करेक्टरिस्टिक्स उसकी हम देख रहे हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेंसस बेसिकली एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन है पॉपुलेशन का, जो पीरियोडिकली हम करते हैं। हर 10 साल में हम लोग सेंसस करते हैं। पहला सेंसस हमारा 1872 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881, ठीक है। 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था। यहाँ भी थोड़ा बहुत सेंसस 1872 में हमारा हुआ था, और 1881 के बाद से हमें हर 10 साल में सेंसस जो है वो हो रहा है, ठीक है। सेंसस में हम काफी डिटेल में देखते हैं कि इंडिया में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कितने वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन है, कितनी ओल्ड पॉपुलेशन है, कितनी वर्किंग एज में लोग हैं, ठीक है। पूरा उनकी क्या सोशल कंडीशंस है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो इतना डिटेल में, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं किसमें? सेंसस में, ठीक है। अब इन्होंने पॉपुलेशन, अगर हम चैप्टर देखेंगे ऊपर स्टार लगा दिया, स्टार के यहाँ पे लिख दिया काइंडली सी अपेंडिक्स फॉर सेंसस 2011 प्रोविजनल डेटा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बुक में दे रखा है, बिल्कुल लास्ट पेजेस में जो अपेंडिक्स है, लास्ट के जो 2 पेज होते हैं अपेंडिक्स, उसमें दे भी रखा है ये चीज़ हमें, ठीक है। प्रोविजनल डेटा इस चैप्टर का जो भी है वो हमें वहाँ पे मिलेगा। इसे इन्होंने लिख रखा है, अगर आप लास्ट में देखोगे, यहाँ पे मेरे पास PDF नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है भाई। जैसे इसमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो नया डेटा मिलेगा, पुराना ही है, चलो ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2001 स्टूड एट इतना मिलियन, विच अकाउंट फॉर दिस परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मार्च 2001 के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 1028 मिलियन, जो पूरी वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है? 16.7%, ठीक है। और अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो मार्च 2011 को इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो थी 1210.6 मिलियन, जो कि पूरी वर्ल्ड की 17.5% है। हाँ जी, मार्च 2011 में अपेंडिक्स के अकॉर्डिंग जो मार्च पॉपुलेशन जो थी वो 1210.6 मिलियन थी, जो कि 17.5% था वर्ल्ड की पॉपुलेशन का,
ठीक है, और ये जो 1.21 बिलियन पीपल है दे वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो इतने पीपल हैं ये क्या थे, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर आवर कंट्री इन द, हमारा कंट्री का एरिया कितना है, इतना। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम पॉपुलेशन है, जैसे ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन सेम है, तो इसलिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉपुलेशन। ठीक है, और हमारा जो एरिया है वो कितना है, इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। ठीक है, फिगर 6.1 में क्या दे रखा है, ये फिगर्स हम बना सकते हैं, आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छी लगती है ये। ठीक है, कि भाई हम इस तरह से दिखा सकते हैं अपना, भाई ये पूरा पाई चार्ट है, ये इतना इंडिया का एरिया है, हमने दिखा दिया 3.28, जो कि वर्ल्ड के एरिया का कितना है 2.4%। तो ये एरिया दिखा दिया हमने इंडिया का। सिमिलरली यहाँ इस पाई चार्ट से हमने इंडिया की क्या दिखा दी, पॉपुलेशन दिखा दी। तो इफ़ यू यूज़ दीज चार्ट्स एंड आंसर्स बोर्ड में अगर यूज़ करते तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है ऑब्वियसली। तो 2001 का जो सेंसस डेटा है वो रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश जो है with a population size of 166 million people is the most populous state of India। तो भाई 2001 का सेंसस क्या बताता है हमें, यूपी जो है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ये तो 2001 का सेंसस बताता है। लेटेस्ट डेटा 2011 की सेंसस की बात करेंगे। 2011 का सेंसस बताता है कि यूपी में, ये 166 पुराना डेटा, 199 मिलियन पीपल जो है, और ऑब्वियसली मोस्ट पॉपुलस स्टेट तो हमारी है ही। ठीक है, and Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population। ठीक है, अब देखो ये फिगर है, इसमें भी 17.5 हो गया, राइट, तो अकॉर्डिंगली ये डेटा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ इतना, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, सिक्किम की पॉपुलेशन है वो 0.6 मिलियन है, और जो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 64429 है, यहाँ पे 60,000 पीपल दे रखा है, तो 64,500 के आसपास मान लो। ये डेटा जो बुक में लिख रखा है वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। न्यू प्रिंटेड बुक्स में आई गेस 2011 का सेंसस होगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। ठीक है, और जिसके पास पुरानी बुक्स है, जैसे ये बुक जो है पुरानी है, तो पुरानी बुक के पीछे अपेंडिक्स दे रखा है, वहां पे अपेंडिक्स में चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन से रिलेटेड 2011 के अकॉर्डिंग न्यू डेटा दे रखा है, लेकिन न्यू बुक में ऑलरेडी पब्लिश पाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट। वही तो बता रही हूँ, जो पॉपुलेशन है वो हमारी कैसी है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन कौन सी स्टेट है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। इमेजिन अगर करो इंडिया का अगर मैप देखें, तो इंडिया के मैप में यूपी यहाँ है, महाराष्ट्र इधर हो गया, बिहार इधर हो गया, वेस्ट बंगाल इधर हो गया, आंध्र प्रदेश का इधर से हो गया, राइट। तो नेक्स्ट, राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑब्वियसली राजस्थान एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ी स्टेट है। एरिया के टर्म में सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, गोवा। और पॉपुलेशन के इसमें सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, सिक्किम। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन के उसमें यूपी। सही बताया नहीं, कमेंट में बता दो। ठीक है, राजस्थान बिगेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म्स में। ओके, इट हैज ओनली 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो 5.5 दे रखे 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, इसका कोई काम नहीं है, नया डेटा पढ़ना है, 5.5 याद नहीं रखना, नया डेटा पढ़ो, 6% सिंपल। राजस्थान जो है बिगेस्ट स्टेट है इंडिया के टर्म्स में इंडिया की, बट इंडिया का सिर्फ 6% पॉपुलेशन वहां पे है। ठीक है, इंडिया की सिर्फ 6% पॉपुलेशन वहां पे है। अगर हम देखेंगे तो जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश की 16%, महाराष्ट्र की 9, बिहार की 9, वेस्ट बंगाल की 8, आंध्र प्रदेश की 7। ठीक है, बाकी आप इसको चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये नए डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। What could be the reason of uneven distribution of population in India? ये क्वेश्चन बनता है ना, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर क्यों है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। टोपोग्राफी की बात हो सकती है, जैसे अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ऑब्वियसली प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहेंगे इन कंपैरिजन टू माउंटेनियस रीजन। क्लाइमेट भी बात करें, ठंडे जो बहुत ठंडा रीजन है, बहुत गर्म रीजन, माउंटेन जैसा रीजन, यहाँ पे लोग ऑब्वियसली कम रहेंगे। मॉडरेट क्लाइमेट में लोग रहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की बात है, रिवर्स के आसपास लोग रहे हैं स्टार्टिंग से, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी वही हो रहा है। सिमिलरली कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है, पंजाब के लोग पंजाब में बेसिकली रहेंगे, है ना। तो मतलब काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली ये चीज बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी।
तो इसके अंदर क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है अभी वो हम देखते हैं पहले। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो मान लो इस यूनिट एरिया में 3 लोग रह रहे हैं, सेम यूनिट के एरिया में 10 लोग रह रहे हैं, तो ज्यादा डेंसिटी किसकी हुई, इस एरिया की। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑब्वियसली हम सेम सेम एरियाज की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है यानी कि, और कई जगह डेंसिटी कम है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया ना ह्यूमन बींग्स का, राइट। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें दिख रहा है ह्यूमन बींग्स का। अब डू यू नो का बॉक्स है, बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एंड जापान, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 इट वाज अबाउट 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडिया में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, 382 लोग रहते हैं। अब बिहार की बात करें तो बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1102 लोग रह रहे हैं। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। तो यही तो दिख रहा है ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई बिहार में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी कम है। कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग हैं, तो उतने ही एरिया में बिहार में 1102 लोग हैं भाई, राइट। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर हम देखें 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे 2024 चल रहा है तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं नेट पे सर्च किया है मैंने, तो गूगल पे उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 470, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 470 लोग रह रहे हैं। बांग्लादेश की है 1300 और जापान की है 340। ठीक है, जो कि जापान की अब कम हो गई है इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। बांग्लादेश की हाईएस्ट है, ठीक है, लिमिटेड लैंड एरिया है, पॉपुलेशन हाई है। इंडिया की हायर डेंसिटी है जापान से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन लार्जर एरिया है। ठीक है, जापान की लोएस्ट है क्योंकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन वहाँ पे है अर्बन एरियाज में, तो कुछ रीजन्स ज़्यादा ही डेंसली पॉपुलेटेड वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नोट दैट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटीज बिलो 250 persons per square kilometer. Study the figure 6.3 and compare it with 2.4 and figure 4.7. 6.3 फिगर देख लो पहले आप, सिंपल सी बात है। 6.3 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, सो तेलंगाना बिकम द 29, पता ही है कि, तो आपको यहाँ पर तेलंगाना इसने दिखा नहीं रखा है, तेलंगाना हम दिखाएंगे, न्यू बुक में आपको मिल जाएगा, तो न्यू बुक में देख लेना साथ साथ। ठीक है, 29 स्टेट, अब तो 28 स्टेट ही है। अच्छा, कितनी स्टेट है इंडिया में, कितनी यूटीज हैं, जरा कमेंट में बता दो। 28 है फिलहाल। ठीक है, 2 जून 2014 को और रियगनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका डेटा दे रखा है मेरे हिसाब से तो पुराना। नया मैप अगर हम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 6.3 है ना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये पुराना मैप है वैसे तो। अगर हम न्यू मैप के अकॉर्डिंग देखें तो न्यू मैप में है 250 एंड बिलो, और 251 से 500, और 501 से 750, 551 से 1000, 1001 एंड अबव। पॉपुलेशन डेंसिटी ये है ना, ये नहीं दे रखी, ये दे रखी है न्यू बुक्स में, तो वही बता रही हूँ। तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 250 और उससे कम लोग कौन कौन सी स्टेट में है, 250 और उससे कम लोग। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, इधर एंड इन तीनों स्टेट्स में। ठीक है, फिर 151 से 500 कौन कौन सी स्टेट्स में है, तो कर्नाटका में, गोवा में, इधर इधर भी है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में, फिर इधर आसाम में। ठीक है, फिर 501 से
750 कौन सी स्टेट में है? पंजाब में, हरियाणा में और तमिलनाडु में। फिर 751 से 1000 पॉपुलेशन डेंसिटी किस कौन से एरियाज की है? केरला की एंड उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फिर इससे मैक्सिमम 1001 एंड अबव कहाँ कहाँ की है? एक तो दिल्ली की है, ठीक है, एक बिहार की है, वेस्ट बंगाल की है। तो ये चीज दे रहा है, एज सिंपल एज। ठीक है, तो यही है, यही देखा है हमने यहाँ पे। इसने ये तो बोला है कि भाई देखो कौन कौन सी स्टेट की डेंसिटी 250 से कम है। ठीक है, रग्ड टेरेन है वहाँ उन एरियाज में, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस है, तो इसकी वजह से इन एरियाज में स्पार्स पॉपुलेशन है। कौन कौन से एरिया में 250 से कम? ये बताया मैंने आपको, इन वाले बेसिकली एरियाज। ठीक है, वहाँ पे कैसा है? अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और रग्ड टेरेन है, तो इसकी वजह से। एंड विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? इंडिया में which states have density below 100 persons per square kilometer in India? है ना? तो यहाँ पे तो देखो इस ये डेटा इस वाली बुक के अकॉर्डिंग है कि 100 एंड बिलो यानी कि ये वाली रीजन्स, तो इसलिए बता रखा है इसने। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो इसने ये बता रखा है गाइस, ये इसने इसीलिए बता रखा है इस मैप के अकॉर्डिंग। बट अगर हम नए मैप में देखें तो उसमें 100 का नहीं बता रखा था, तो बाकी आप 100 के नीचे कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये वाली, एंड ये शेडेड रीजन आपको अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर में दिख जाएगा इस वाले मैप के अकॉर्डिंग। तो मैप रीड करना भी आना चाहिए, ठीक है, कि मैप में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हिली डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन। पहली बात तो हिली डाइसेक्टेड, दूसरा रॉकी नेचर ऑफ टेरेन, तीसरा मॉडरेट टू लो रेनफॉल, नेक्स्ट शैलो एंड फर्टाइल सॉइल। इसकी वजह से इन एरियाज में जो है पेनिनसुलर स्टेट्स में, असम में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इन्फ्लुएंस हुई। मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी इन रीजन्स में है। नॉर्दर्न प्लेन्स, केरला जो साउथ में, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तो पहली बात तो प्लेन्स है, फर्टाइल रीजन है, एबेडेंट रेनफॉल है। ठीक है, इस वजह से है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिना है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। नंबर यानी कि पॉपुलेशन कितनी है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी है अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन, तो हर स्टेट की पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, राइट। इवन कॉम्पोजिशन यानी कि भाई ऐसा हो सकता है ना, किसी तो एक देश में यूथ ज़्यादा है एक टाइम पे, या चिल्ड्रन ज़्यादा है, या जैसे जापान की तरह ओल्ड एज ज़्यादा हो गई, लोग यूथ कम हो गए, तो ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए पॉपुलेशन जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक डायनामिक फिनोमिना है। ठीक है, और ये क्यों चेंज होती रहती है? इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेस, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। एक जगह की पॉपुलेशन अगर चेंज हो रही है, किसी भी रीजन की, एरिया की, कंट्री की, कॉन्टिनेंट की, तो क्यों हो रही है? बर्थ की वजह से, भाई नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, या डेथ की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, या माइग्रेशन की वजह से भाई लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है बेसिकली पॉपुलेशन में जो है चेंज आता है। ठीक है, जैसे ही पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेशन देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है? इट रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री या टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स क्यों? क्योंकि हर 10 साल में हम लोग सेंसस करते हैं, इसलिए तभी पता लगता है कि कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। या पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब इंक्रीज नहीं है, चेंज की बात हो रही है इसमें सिर्फ। ठीक है भाई, एक टेरिटरी में या एक कंट्री में चूंकि जितने लोग वहां पे रहते हैं, जितने इनहेबिटेंट्स वहां के हैं, उनमें कितना चेंज हुआ है। ठीक है, सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज। इसको हम 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट नंबर हमने बता दिया भाई, सिंपल कि भाई पिछले साल, पिछले 10 साल, चलो मान लो 2001 में इस एरिया में लोग थे 1000, 2011 में 10 साल बाद इस एरिया में लोग हो गए 2000। कितना चेंज आया? 1000 का। ये एब्सोल्यूट नंबर्स में बता दिया। उसके बाद हम इसको पॉपुलेशन में, परसेंटेज में बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई अभी 1000 है, 10 साल बाद 2000 हो गए, तो कितना परसेंटेज चेंज आया? डिफरेंस अपॉन टोटल इंटू में 100 करके करते हैं परसेंटेज, तो यानी कि परसेंटेज उसमें भी निकाल सकते हैं इसको, राइट। कि भाई देखो फॉर एग्जांपल आपके
100 मार्क्स का पेपर था, आपके मार्क्स आए 94। तो एक तो ये बता दूं कि भाई 94 मार्क्स आए हैं, ठीक है। एक बता दूं 100 नहीं लेते, 200 लेते हैं, चलो इसको हम इसको लेते हैं कि भाई 200 मार्क्स का पेपर था, क्योंकि 94% होगा 100 मार्क्स में से, तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, समझ नहीं आएगी क्लियरिटी से। मान लो 200 नंबर का पेपर है और आपके नंबर आते हैं 166। तो मैं बोलूँ पहला मेथड कि 166 मार्क्स है। दूसरा मैं बोलूँ 166 बाय 200 इंटू 100, ये कट गया। एंड देन गाइस आवाज़ तो नहीं आ रही, वीडियो रुक तो नहीं गई है, ठीक है, ओके। 8 एंड देन 3। एक मैं बोलूँ 83% नंबर है, तो एक तो मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बता रही हूँ, ठीक है, एक बता रही हूँ परसेंटेज। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज चेंज है। ये मान लो 2001 में हमारी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, जैसे भी ऊपर बताया था, ये ऊपर मैंने बताया था ना, 2001 में हमारी जो पॉपुलेशन थी ये रही, वो कितनी थी 16.7 2001 में। 2011 में कितनी थी 17.5। तो कितना परसेंट का चेंज आया, 17.5 माइनस में 16.7, तो उतना परसेंट चेंज हुआ है। पॉपुलेशन इतनी परसेंट इंक्रीज हुई है, या मैं बोलूँ इतने लाख लोग इंक्रीज हुए हैं, तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में इतने लाख लोग इंक्रीज हुए हैं, परसेंटेज चेंज में ही बता सकते हैं पॉपुलेशन नंबर ग्रोथ को, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर, और क्या लिख दिया इन्होंने ये, और डिकेड, ओके ओके ओके, डिक्रीज क्यों दिमाग में आ रहा है। एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर, या तो एक साल में कितने पॉपुलेशन कितने लोग ऐड हुए हैं कंट्री में, या एक डिकेड में यानी कि 10 साल में कितने लोग एब्सोल्यूट नंबर कितने ऐड हुए हैं, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। बताया ना, एब्सोल्यूट नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड बता रहे हो आप, एक्चुअल नंबर बता रहे हो कि भाई इतने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इंक्रीज हुए हैं। सिंपली क्या कर रहे हो आप, पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यही तो करा है भाई। 2001 में अगर आपकी पॉपुलेशन 200 है, 2011 में 10 साल बाद ले लेते हैं अगर पॉपुलेशन आपकी 300 है, तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 10 साल में, 300 माइनस 200 यानी कि 100, सब्ट्रैक्ट करके तो आएगा, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज। प्रॉपर तरह से हमने बता दिया, ठीक है। रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। परसेंटेज टर्म्स में बता रहे हो यानी कि रेट, ठीक है। परसेंटेज पर एनम यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर। देखो अगर मैं बोलूँ कि भाई आपकी 2001 में पॉपुलेशन एक्स थी, 2002 में पॉपुलेशन हो गई आपकी एक्स प्लस में समथिंग, और मैं बोलूँ 2% इंक्रीज आया है, 2% इंक्रीज का मतलब क्या आया है कि देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। यानी कि मैं बोलूँ 2001 में लोग थे 100, 2002 में मैं बोलूँ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई है 2% से, यानी कि 102 पॉपुलेशन हो गई। सिमिलरली अगर मैं मानूँ कि मान लो कि 2001 में लोग थे 200, और मैं बोलूँ 2002 में 2% से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, यानी कि हर 100 पे 2 लोग इंक्रीज हो गए। 200 थे तो एक 100 पे 2 इंक्रीज हुए, इस 100 पे 2 टोटल कितने हो गए 204, ठीक है। इस तरह से आपकी पॉपुलेशन होता है। तो जो ये एक चीज हुई इसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। एनुअली कितनी कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसे कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग। इंडिया की जो पॉपुलेशन है डेफिनेटली वो स्टेडीली इंक्रीज हो रही है, फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2011। ये कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है एक्चुअल में, है ना। मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखा है इसमें। तो 1951 में पॉपुलेशन हमारी इतनी थी, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन डिकेड यानी कि इतने नंबर ऑफ लोग बढ़ गए, और कितने नंबर परसेंटेज में किसको वो क्या बोलेंगे इसको, एनुअल ग्रोथ रेट, वो कितना है ये, तो वो इससे दे रखा है ईयर वाइज, हर 10 साल बाद सर्वे होता है, सेंसस होता है, राइट। कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है, which body conducts the census of India, and when was the first census of independent India conducted, who conducted the very first census in India। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। तो देखो पहले 2011 का डेटा बता देती हूँ। 1210.1
181.45 एंड ये सेंसस का डेटा है। अच्छा, कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है सेंसस ऑफ इंडिया? तो जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कंडक्ट करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया को। पहला सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था 1951 में, और जो पहला सबसे पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में। 1872 में उस टाइम पे लॉर्ड मायो थे अंडर द इनिशिएटिव ऑफ MC प्लोवडेन, और ये उस टाइम पे थे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनके अंडर लॉर्ड मायो ने सेंसस कराया था 1872 में पहली बार। ठीक है, लेकिन पहला कंप्लीट और स्ट्रक्चर तरह से जो सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था अंडर लॉर्ड रिपन। ठीक है, RIPON। ठीक है, तो जो टेबल ये 6.1 है ये रही, और जो ये क्या लिख रखा है टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4 एंड दिस इज द फिगर 6.4। तो इसमें इंडिया की पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1951 एंड 2001, अगर इसमें हम 2011 का भी डेटा ऐड कर ले तो जस्ट सी, हाँ 2011 का डेटा अगर ऐड कर लेते हैं तो ये कितना है टेबल, चलो ठीक है छोड़ो इसको, सिंपल देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इसमें दिखा रखे। ठीक है, न्यू बुक्स में टेबल डिफरेंट होगी, जो टेबल न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, या सो टेबल से अगर हम देखें, फिगर और टेबल से देखें तो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सप्लेन करता है रैपिड इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन में ऑब्वियसली। ठीक है, टेबल 1.1 रिवील्स दैट डिस्पाइट द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट्स, क्या है despite the decline in growth rates the number of people being added every decade is steadily increasing. Why? ये क्यों है, ये चीज क्यों हो रही है? तो देखो सिंपल सी बात इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं, इस जो फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है ना, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम, कि ग्रोथ रेट कम हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ लोग जो है वो फिर भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों? इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। ये चीज हो रही है क्योंकि भाई ग्रोथ रेट यानी कि परसेंटेज इंक्रीज, एनुअल ग्रोथ रेट यही तो है ना, इसको हमने ग्रोथ रेट बोल दिया भाई, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और ये हो रहा है कम, तो ग्रोथ रेट हो रहा है कम लेकिन टोटल पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर स्टिल रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट एब्सोल्यूट इंक्रीज। एग्जाम्पल देखो, 2% ग्रोथ रेट है 1 मिलियन पीपल का, यानी कि 20 मिलियन लोग ऐड हो रहे हैं, लेकिन जब 1.5% है ग्रोथ रेट 1.5 मिलियन पीपल, तो 22.5 मिलियन पीपल ऐड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? देखो भाई ग्रोथ रेट 2% है 1 मिलियन पीपल का, यानी कि अगले साल या अगले डिकेड जो भी है 20 मिलियन पीपल इसमें ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1.5% ग्रोथ रेट है 1.5 बिलियन पीपल का, तो अगले साल जो ऐड होंगे वो होंगे 22.5 मिलियन। तो कहना क्या चाह रही हूँ, लार्ज बेस पॉपुलेशन है कि ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो ज़्यादा है, कि ग्रोथ रेट बेशक कम है, तो ग्रोथ रेट एक बहुत लार्ज नंबर पे लग रहा है। ठीक है, ग्रोथ रेट देखो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में लार्ज ये है बट ग्रोथ रेट छोटा है, ग्रोथ रेट कम है बट वो बहुत लार्ज नंबर पे लग रहा है, इसलिए जो पॉपुलेशन ऐड हो रही है ना वो बढ़ रही है। ठीक है, कम होने की जगह, ये बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर लोगों की इंक्रीज हो रही है, हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हो रहा था इस टाइम पीरियड में, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट कम है, डेथ रेट्स कम हो रहे थे और बर्थ रेट ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 1980 सिंस 1981 जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट जो है इंडिया का वो डिक्लाइन हो गया था ग्रेजुअली। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली। ठीक है,
1981 ईयर ऑफ डिवाइड, इसको कहते हैं ईयर ऑफ डिवाइड। 1981 जो है, इट ऑफन इसको हम डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड। ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे इसके बाद। जो सेंसस था 1981 का, वो बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन राइज हो रही थी, ठीक है, और ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। वो छोड़ो, सबसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1921। 1921 को हम कहते हैं ईयर ऑफ डिवाइड। क्या कहते हैं? ईयर ऑफ डिवाइड। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इस ईयर की? नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था इसमें इंडिया की पॉपुलेशन में, पहली बार कि ऐसा हुआ था कि इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। और ये हुआ था क्योंकि इस टाइम पे 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू जो है वो फैल रहा था। बहुत सारी डेथ्स इस टाइम पे हुई थी, फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स हो रहा था। इवन 1921 से पहले की अगर बात करें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो थी, क्योंकि हाई बर्थ रेट थे और साथ साथ हाई डेथ रेट भी थे। 1921 के बाद इंडिया ऐसे फेज में आ गया जहाँ पे कंसिस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कि बर्थ रेट इंक्रीज है लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी हो गई थी इम्प्रूव। तो 1921 को हम ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, क्योंकि एक डिवाइडिंग लाइन है बेसिकली ये। बिफोर 1921 स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी हमारी, और 1921 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। तो इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, ठीक है। It is essential to realize that India has a very large population. Obviously, low annual rate is applied to a very large population. It yields a large absolute increase. यही चीज बताई है मैंने यहाँ पे। जो ग्रोथ रेट बेसिकली कम है, तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है वो भी लार्ज हो रहा है। तो व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट, टोटल नंबर्स बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। यही कंसेप्ट यहाँ पे समझा है। इंडिया का करंट एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ 15.5 मिलियन इज लार्ज इनफ टू न्यूट्रलाइज efforts to conserve the resource environment and environment. The declining trend of growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. Despite that, the total additions to the population base continue to grow, and India may overtake China in 2025 to become the world most populous country in the world. वैसे बन भी चुकी है अब तो, most populous country in the world. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन मेन प्रोसेसेस हैं जो कि पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है, ग्रो हो रही है, उसके तीन मेन चीज़ें हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ठीक है। तो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंस बिटवीन दिस बर्थ रेट एंड डेथ। देखो सिंपल सी बात है, मान लो अगर एक देश है, उसमें कोई बाहर से नहीं आ सकता और कोई बाहर यहाँ इस देश से बाहर जा भी नहीं सकता, मतलब कोई एंट्री एग्जिट नहीं है बाहर से, पूरा बाउंड्री है, देश के लोग देश के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई अंदर नहीं आ रहा। तो इस देश में जो पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो कैसे होगी? जो नए लोग पैदा हो रहे हैं एक दिन में और जो लोग मर रहे हैं उस दिन में, राइट। तो इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। लेकिन आजकल तो एलपीजी चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमीज जो है आपस में बहुत ज़्यादा ओपन है हर देश की, तो बाहर से लोग आते भी हैं, हमारे देश से लोग जाते भी हैं, तो माइग्रेशन भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज में, ठीक है। और माइग्रेशन को इंक्लूड ना करें, सिर्फ हम बर्थ रेट और डेथ रेट देखें, तो उसे नेचुरल इंक्रीज कहेंगे पॉपुलेशन में। बर्थ रेट क्या होता है? व्हाट इज बर्थ रेट, व्हाट इज डेथ रेट, व्हाट इज माइग्रेशन, ये सब चीज़ें जो है ओहो, समझनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं बर्थ रेट। तो बर्थ रेट है नंबर ऑफ बेबीज बोर्न इन अ ईयर पर 1000 इन अ पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। एक साल में 1000 में से कितने बेबीज पैदा हो रहे हैं, ठीक है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न इन अ ईयर पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में पर 1000 लोगों पे कितने बेबीज पैदा हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ ईयर। बर्थ रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बर्थ रेट इक्वल टू एक साल में कितने जन्म हो रहे हैं अपॉन में कितनी टोटल पॉपुलेशन है देश की, इनटू में 1000 बर्थ रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 की पॉपुलेशन है और एक साल में टोटल कितने बेबीज पैदा हुए हैं? 50। तो 50 बाय 10,000 इंटू 1000 यानी कि
5, 5 क्या हो गया, बर्थ रेट हो गया, एज सिंपल एज। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमेशा बर्थ रेट ज़्यादा रहा है डेथ रेट से, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ बिटवीन द कपल्स। ओके, डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कितनी, ये हमें दिखाता है जितना ज़्यादा डेथ रेट यानी कि बहुत जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोटल पॉपुलेशन है 10,000, एक साल में 20 लोग मर गए, तो कितने लोग मर रहे हैं इंटू में टोटल पॉपुलेशन इंटू में 1000 करोगे तो आंसर आएगा 2, तो 2 क्या हो गया, डेथ रेट हो गया। Simple. Number of deaths per 1,000 persons in a year. Main cause of the rate of growth of Indian population has been rapid decline in death rates. अब धीरे धीरे अगर हम बात करें, धीरे धीरे हमारा जो डेथ रेट है वो देश का कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ सर्विसेज जो है उसमें चेंज आया है। ठीक है, ओके। अब इसमें ये चीज़ बता रखी है कि टिल 1980s तक high birth rates and declining death rates led to a large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. अब birth rate तो बढ़ा ही जा रहा है, death rate कम होता जा रहा है, तो लोग जो आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो जा रहे हैं मर रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो population तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। Since 1981, birth rates have also started declining gradually. लेकिन 1981 से डेथ रेट तो कम हो ही रहे थे पहले भी, बर्थ रेट भी अब कम होने लगे। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका ट्रेंड वाई टिल 1980s बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, वाई टिल 1980s birth rates were high, and death rates were declining, but after 1981 birth rates and death rates both were declining. What are the reasons of this trend? ठीक है, तो देखो लोगों की जो सोच है, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें, हाई बर्थ रेट थे जब, यानी कि बच्चे, लोग बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे थे, तो अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नहीं था। ठीक है, और एग्रीगेरियन सोसाइटी थी उस टाइम पे कि हमें फार्म्स में काम करने के लिए ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो इसीलिए, और हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था कहीं ना कहीं, चिल्ड्रन डिडेंट सर्वाइव, तो लोगों को लगता था कि हम ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं, आधे तो बच्चे जाएंगे कम से कम। जेंडर प्रेफरेंस थी कि भाई मान लो एक कपल है, उनके 4 तो लड़कियां हो गई, लड़का चाहिए, तो 5वीं भी लड़की होगी, 6ठी भी, 7वीं भी, 8वां लड़का है तब जाके रुके हैं। दिस इज द रीज़न। और कि भाई जो हाई बर्थ रेट है उसके रीज़न, अब डिक्लाइनिंग डेथ रेट, हेल्थ केयर हमारा इंप्रूव हो रहा था, बेटर सैनिटेशन हाइजीन इंडिया में आ रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो खाने को लोगों को मिल रहा था, स्कैर्सिटी नहीं थी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स थे। ठीक है, तो ये बात कहाँ की है, ये बात है 1980s तक की। बर्थ रेट तो हाई थे और डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा था। 1981 से अगर हम बात कर रहे हैं तो बर्थ रेट जो है वो भी कम हुए। क्यों कम हुए? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आए, एजुकेशन आई, लिटरेसी इंक्रीज हुई, अर्बनाइजेशन आया, इकोनॉमिक फैक्टर्स आए, महंगाई बढ़ी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हुए क्योंकि उधर हेल्थ केयर अच्छा हो रहा था, और डेथ रेट में भी डिक्लाइन हो रहा था। क्यों? हेल्थ केयर बेटर था, न्यूट्रिशन बेटर था, एजुकेशन था, वैक्सीन था, डिजीज कंट्रोल था। जैसे कि स्मॉल पॉक्स को मेरा खत्म कर चुके थे दुनिया से 1981, इंडिया से 1981 के टाइम पे। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ का वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट कर रहे हैं लोग रीजन्स और टेरिटरीज। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर कोई हरियाणा से पंजाब जा रहा है, पंजाब से हरियाणा आ रहा है, ये भी तो एक स्टेट की पॉपुलेशन जो है उसको चेंज करेगा। अब माइग्रेशन जो है इंटरनल हो सकती है, वही जो ये बताया, हरियाणा से पंजाब, पंजाब टू हरियाणा, विद इन द स्टेट्स, दैट इज विद इन द कंट्री। या इंटरनेशनल हो सकती है, बिटवीन द कंट्रीज, पंजाब के लोग उठ कनाडा जा रहे हैं, व्हाट इज दैट? इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन जो है वो साइज पॉपुलेशन, इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई अगर ये इंडिया है, हरियाणा ये पंजाब है, यहाँ से लोग अगर इधर उधर जा रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन में तो कोई फर्क थोड़ी हुआ ना, बाहर से कोई ऐड थोड़ी हुआ, या इंडिया से कोई बाहर थोड़ी गया, लेकिन डेंसिटी में तो चेंज हुआ ना विद इन द नेशन। देश के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का उसमें तो चेंज आया। तो माइग्रेशन भी एक काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल सी बात, ठीक है। इंडिया में मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, लोग जो है रूरल से अर्बन ही जा रहे हैं इन बिकॉज पुश फैक्टर काम कर रहा है। भाई लोगों को रूरल एरिया से पुश करा जा रहा है और वो अर्बन एरियाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पुल अपने आप को, वो अर्बन एरियाज अपने अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। क्यों?
better economic opportunities, better employment opportunities, better healthcare facilities and everything. ठीक है भाई, रूरल एरियाज में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, अर्बन एरियाज में बेटर लिविंग कंडीशन है, तो लोग जो उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन चेंज का. इट changes the population size, also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition. क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि ज़्यादा जो है अर्बन एरिया, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है पूरी की पूरी फैमिलीज जाए, मेल लोग ही जा रहे हैं सिर्फ. फीमेल्स को तो अलाउड ही नहीं होगा कि भाई आप अकेले जाओ अर्बन एरियाज. तो जो ये माइग्रेशन है इस तरह का, वो साइज को भी चेंज कर रहा है, पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को भी चेंज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स. बूढ़े लोग थोड़ी बाहर जाएंगे काम कर रहे हैं रूरल से अर्बन एरियाज में. इंडिया में जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में सिटीज़ और टाउन्स वाले एरिया में. अगर हम बात करें जो अर्बन पॉपुलेशन है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7.29% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80% इन 2011. एंड देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़, यानी कि जहाँ पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, फ्रॉम 35 to 53 in 2001 to 2011, यानी कि 10 साल के अंदर 35 से 53 हो चुकी है ऐसी सिटीज जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है. नेक्स्ट इज एज कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट क्या है, एज कॉम्पोजिशन. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अगर पुरानी बुक में चेक कर लूँ तो ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो पुरानी बुक में है और इसमें नहीं है, से नहीं होगा क्योंकि ये बुक पुरानी ही है वैसे, ऑनलाइन जो मैं दिखा रही हूँ. ओके, एज कॉम्पोजिशन. तो एज कॉम्पोजिशन क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं एक देश में, एज कॉम्पोजिशन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक है ना. पर्सन का एज जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि उसको क्या चाहिए, क्या उसे खरीदता है, क्या वो करता है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है परफॉर्म करने की, राइट. कॉन्सिक्वेंटली द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रन, वर्किंग एज एंड एज ग्रुप्स आर नोटेबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. एक कंट्री है, उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं उसके पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है. अगर मान लो एक देश है वहाँ सारे ओल्ड लोग हैं, तो यूथ है ही नहीं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं. यूथ जब है ही नहीं तो देश में काम कौन करेगा, इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, नहीं होगी. जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली ऑफ अ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है. या तो जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन में, 15 साल से नीचे चिल्ड्रन है, वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, यानी कि वो काम नहीं कर सकते, दे आर डोंट हैव एनी राइट टू वर्क, दे जस्ट नीड टू स्टडी एंड दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, वो कोई ऐसे पैसे नहीं कमाते हैं, ठीक है. एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, एज सिंपल एज दैट. फिर 15 to 59 ईयर्स की जो एज है इज वर्किंग एज, दैट यू गाइज हैव द राइट टू वर्क, आपको जो है काम करना ही है, राइट टू वर्क है ही, ठीक है. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव है. चिल्ड्रन जो है वो ना तो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव है ना ही इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है. एंड दिस इज वर्किंग एज, आई होप क्लियर है. वर्किंग पॉपुलेशन है ये लोग. फिर नेक्स्ट जो 59 से ऊपर है, दे आर एज्ड, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, हो सकते हैं बट रिटायर्ड कर देती है गवर्नमेंट इनको आफ्टर दिस एज, ठीक है. वॉलेंट्रीली अगर ये चाहें तो ये काम कर सकते हैं, बट कोई ऐसे एग्ज़ाम देकर या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं काम कर सकता, गवर्नमेंट जॉब्स इनको नहीं मिल सकती, थ्रू रिक्रूटमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, वैसे दुकान पे बैठना इस पे काम खुद से कर सकते. Percentage of children and the aged affect the dependency ratio because these groups are not producers. डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि कितने लोग एक्चुअली डिपेंडेंट हैं वर्किंग पॉपुलेशन, जब कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं है और वो डिपेंडेंट है बेसिकली. तो एज्ड जो है और जो चिल्ड्रन की परसेंटेज है वो अफेक्ट करती है डिपेंडेंसी. तो प्रपोर्शन ऑफ द 3 ग्रुप्स इन इंडिया पॉपुलेशन देख ही रखा है हमने इसमें. दिस इज व्हाट एडल्ट सबसे ज़्यादा है, दिस द एज्ड पॉपुलेशन, दिस इज द चिल्ड्रन.
Next, sex ratio is an important term. It is defined as the number of females per 1,000 males in the population. 1,000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है। सेक्स रेशियो को हम इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें इक्वालिटी पता लगती है कि एक सोसाइटी में फीमेल ज़्यादा है या एक सोसाइटी में मेल्स जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, एक गिवन टाइम पे सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिकली लड़कियों को थोड़ा एज अ बोझ समझा जाता है कि उनकी शादी में डाउरी देनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। वुमेन नहीं है, वुमेन आर द क्रिएटर एंड आर द ultimate source of power in any house. We should treat them equally as we treat men, and this can only be done by education, I believe. Right? When we educate a woman, we actually educate a complete family. So this is about the sex ratio. Current sex ratio क्या है? जरा मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 105 फीमेल्स, यानी कि यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, मेल की पॉपुलेशन कम है। पौंडीचेरी में भी सेम है, दिल्ली में इतना है, हरियाणा की बात करो तो इतना है। तो इनका रीसेंट कितना है जरा मेरे को वो भी कमेंट्स में बताओ। रीजंस तो मैंने बताई दी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए अगर हमारे सिटीजन एजुकेटेड हैं, इन्फॉर्म्ड है, यानी कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है, तभी वो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकेंगे, और इससे कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्रो ही होगी। ठीक है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। जब लोग एजुकेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली वजह टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पर्सन जिसकी 7 साल की उम्र है और उससे ज़्यादा है, जो किसी भी लैंग्वेज को लिख सकता है और उसको रीड एंड राइट, तो उसको हम लिटरेट बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी गिवन बाय द सेंसस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका जरा डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा ही देती हूँ। तो 2011 कितना है? 943। ठीक है, एंड केरला का 1084 हो चुका है अब। 1084 केरला का, पुडुचेरी का 1038, दिल्ली का 866 और हरियाणा का 877। ठीक है, या लिटरेसी रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ हमारा डेवलपमेंट के बाद से। लिटरेसी रेट अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 73.0% है, और मेल्स में 80.9% है, और फीमेल्स में 64.6%। अगेन वही डिफरेंसेस हैं, फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज बैकवर्ड एंड उनको अलाउ नहीं है पढ़ना। नेक्स्ट थिंग इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिकली एक्टिव है, यानी कि कितने लोग जो है वो एक्चुअल में इकोनॉमिकली एक्टिव है, यानी कि कहीं ना कुछ ऑक्यूपेशन में इवॉल्व है और जो इनकम अर्न कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं। ऑब्वियसली उस टैक्स से इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिकली एक्टिव का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कहीं ना कहीं देश की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन में अगर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई ये इतने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतने सेकेंडरी में, इतने टर्शरी में, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हमारे यहाँ पे मिलेगी। उसको बेसिकली हम 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं। प्राइमरी, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग को इंक्लूड कर रहे हैं। जो लोग ये सारे काम करते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। सेकेंडरी, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारे लोग जहाँ पे जो लोग इन सारे कामों में काम करते हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं। और जो सर्विसेज में काम करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, टीचिंग वगैरह, उसको हम डॉक्टर्स भी टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। अब प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा लोग काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया जैसी, वहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इंडिया में हमारी पॉपुलेशन का बात करें 64% लोग एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं।
proportion of population dependent on secondary and tertiary sector is 13 and 20, यानी कि 64% प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 13% सेकेंडरी में और 20% टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हमारा हुआ है इन फेवर ऑफ सेकेंडरी बिकॉज ऑफ, जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट बोलेंगे. ठीक है. हेल्थ. हेल्थ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का. ऑब्वियसली एजुकेशन एंड हेल्थ, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को दोनों ये इम्पैक्ट करते हैं ऑब्वियसली. Sustained efforts of government programs have registered significant improvements in the health conditions of Indian population. अभी एक एग्जाम्पल बताया भी कि डेथ रेट जो है कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्थ जो है उस पर फोकस करा जा रहा है तब. ठीक है. कौन सा है ये? 9 ही है. जैसे death rates have declined from 25% per thousand population in 1951 to 7.2 per thousand in 2011, and life expectancy जो है it is also increased from 36.7 years in 1951 to 64.7 years in 2011. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पूरी लाइफ स्पैन होगा. इमेजिन करो 1951 में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 36 थी, यानी कि 40 साल तक तो कोई जीता ही नहीं था, और अब हो चुकी है वो इतनी 64.7. ये इम्प्रूवमेंट हुई है जैसे हमने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव करी है, इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंशन के हमने काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने काम किया है, मेडिकल प्रैक्टिसेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, तो इस वजह से ये इम्प्रूवमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में. और अगर हम बात करें तो जो ये है डेथ रेट इसमें हुआ है, तो मतलब हेल्थ कैसा है एक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आगे डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता लगा सकते हैं. ठीक है. डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स, हेल्थ सिचुएशन जो है वो भी मेजर कंसर्न है इंडिया का. तो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल्स. ये है हमारे यहाँ पे, मतलब जो एक बोला जाता है कि एक इंसान को इतनी कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए एक दिन में, यानी कि जो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन है एक इंसान की, जितनी रिकमेंडेड है उससे कम खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है. इवन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है ये भी लोगों को नहीं है प्रोवाइडेड. सिर्फ रूरल पॉपुलेशन में सिर्फ 1/3 लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है. तो इन प्रॉब्लम्स को भी हमें जो है टैकल करना है, सॉल्व करना है एक अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी लाके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडोलसेंट पॉपुलेशन. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो इंडियन पॉपुलेशन का है वो क्या है, उसकी एडोलसेंट पॉपुलेशन का साइज. ठीक है. एडोलसेंट्स कौन है, बेसिकली जो 10 से 19 टीनेज जो है वो कितने लोग हैं एक देश में, वो एडोलसेंट पॉपुलेशन है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फ्यूचर के लिए. दे विल बी द यूथ्स ऑफ द नेशन. ठीक है. और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जो इनकी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट. और अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो इन लोगों की, टीनेजर्स की जो है में डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. इंडिया की अगर बात करें तो डाइट जो है वो इन लोगों को, जो टीनेजर्स को मिलती है वो काफ़ी इनएडिक्वेट. तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं काफ़ी ज़्यादा दे सफ़र फ्रॉम एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी है. इंडिया में तो ऐसा सीन है कि हर 3 में से एक वुमेन विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस. तो ये प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी ही होगी देश की. ठीक है. और अगर अवेयरनेस फैलाएंगे तो गर्ल्स की एजुकेशन लिटरेसी पे फोकस करेंगे तो इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ की स्पीड जो है ओब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो ही जाए. नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. तो रिकग्नाइजिंग की जो प्लानिंग है फैमिलीज़ की वो इम्प्रूव करेगा इंडिविजुअल हेल्थ को, वेलफेयर को. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था 1952 में. फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसको क्या था कि भाई लोगों को बताना कि फैमिली प्लानिंग करनी कितनी इंपॉर्टेंट है. प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, ये चीज़ लोगों को सिखाना. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फिर 2000 की आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इस टाइप के एफर्ट्स इंक्लूड करे गए थे. तो ये पॉलिसी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि भाई
फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हम देंगे 14 ईयर्स ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है हमने कम किया था इसके अंडर, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल प्रिवेंटेबल वैक्सीन्स, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। तो ये थोड़ा डिटेल में देख लेना, कुछ इसमें है नहीं समझाने वाला। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंस। तो इसने आइडेंटिफाई करा था कि जो ये है यानी कि 10 से 19 साल के बच्चे जो हैं मेजर सेक्शंस है पॉपुलेशन के जिनको ग्रेट अटेंशन चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अलावा इवन जो बाकी नीड्स हैं इनकी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाना, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाना भी हमें फोकस करना चाहिए। इस पॉलिसी के तहत ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आए थे जिनका एम था कि डिलेड मैरिज को एनकरेज करना, यानी कि 18 साल की उम्र में लड़की चाइल्ड बियरिंग में वो भी डिले हो, एजुकेशन पे फोकस करा जाए इनका, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में इनको बताना, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में बताना एंड फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस बताना और लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स। रिसेंटली एक आया भी है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड लॉ तो नहीं है, मूवमेंट रिसेंटली आया है, नवंबर चल रहा है 2000। बाल विवाह मुक्त भारत, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, एक क्या बोलते हैं इसको, स्कीम, निकल नहीं रहा वो वर्ड। जैसे कोई, जैसे वो था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन टाइप ऑफ, वर्ड नहीं आ रहा माइंड, तो वो चीज़ ऐसा चलाया भी गया अभी। पीपल आर नेशंस मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स, और एक वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन होगी, तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ। तो पोटेंशियल पावर कहीं ना कहीं इससे ऑब्वियसली मिलेगी। नेक्स्ट है ये, जिसके मैंने पहला क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर क्या है। माइग्रेशन चेंजेस द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड composition of the population in both the area of arrival and departure। obviously जहाँ से लोग जाएंगे जहाँ आएंगे दोनों एरिया की population change होगी। large proportion of children in a population is a result of high birth rate। magnitude of population का मतलब number of person added each year according to the census 2000, या सेंसस भी छोड़ो, according to census literate person यानी कि a 7-year-old who can read and write in any language with understanding। and why is the rate of population growth in India declining since 1981? because birth control पे measures किए गए हैं, awareness ज़्यादा increase हुई है। and components of population growth, birth rate, death rate, migration। age structure क्या है, death rate, birth rate बता चुकी हूँ। migration determinant, how it is determinant factor of population change क्योंकि वो demographics change करता है country के। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन अ रीजन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन की वजह से। बट पॉपुलेशन चेंज यानी कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉम्पोजिशन है, साइज वो चेंज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकता है। ठीक है, रिलेशन क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में। अब जो लोग अगर ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है तो यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, बाकी दूसरे सेक्टर में है तो वो डेवलप्ड कंट्रीज है। अगर एक कंट्री की सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवांटेजेस हेल्दी पॉपुलेशन की, नेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा हर एक स्फीयर में, एंड प्रॉस्पेरस नेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड ये फीचर्स, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर पे फोकस करना है, एजुकेशन में फोकस किया गया है, सिर्फ हेल्थ पे नहीं, पॉपुलेशन पे नहीं, बाकी चीज़ों पे भी फोकस करने के। इसके बाद ग्लॉसरी, यही वो अपेंडिक्स था जहाँ से मैं आपको पढ़ के डेटा बता रही थी 2013 के सेंसस के अकॉर्डिंग, चैप्टर 6 देख सकते हैं। रिसोर्स यहाँ पर बुक खत्म है। ये कुछ ग्लॉसरी दे रखी है, कुछ वर्ड मीनिंग्स है, सही आपको इतने साल के। एलुवियल प्लेन भी पता है, बेस पॉपुलेशन, बायोम, बर्थ रेट, डिप्रेशन, ये सारा पता है।
जस्ट व्यूअर्स इंक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। जस्ट डू इट वंस, एक बार रीड करना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बता देना। बाकी जो ये पूरी की पूरी ग्लॉसरी है, ये पूरी की पूरी ग्लॉसरी मैं आपको चैप्टर जो 4 है ना क्लाइमेट, इसकी जो लास्ट वीडियो है, कुछ पार्ट से मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो है उसमें ये पूरी की पूरी ग्लॉसरी जो है मैंने करवाई है, वहाँ से देख प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।